हेलो फ्रेंड्स, मैं परमाल सिंह राजावत उत्कर्ष नर्सिंग लैब क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वो हमारी गैमेटोथेरेसिस के बारे में थी और उसके बाद अपन बात करते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। आज जो अपन क्लास हमारी होने वाली है वो है आपकी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी को समझने से पहले अपन स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ओवम की स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। कैसे देखो, अपना आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इस एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अपन सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है अपना फर्टिलाइजेशन। ओके, सेकंड पॉइंट अपना आता है क्लीवेज। थर्ड पॉइंट अपना आता है मोरूला। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अपना आता है जोना पेलिसुडा। फिफ्थ पॉइंट अपना आता है ब्लास्टोसिस्ट। एंड देन सिक्स अपना आता है इम्प्लांटेशन। यानी ये कुछ पॉइंटों के बारे में जो स्टडी करेंगे वो सभी किस में आते हैं, आपके एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब एम्ब्रियोलॉजी से पहले हम बात करते हैं अपन फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, जिस एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जब स्पर्म एंटर होते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक या मैं बोलूं वेजाइना, यहां पर ये 2 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं, 20 मिलियन से भी ज्यादा इनकी संख्या पाई जाती है। जब ये एंटर होते हैं तो इनमें यहां पर स्पर्म कैपेसिटेशन देखने को मिलता है। स्पर्म कैपेसिटेशन देखने को मिलता है इज द एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टाइल ए ओवम। स्पर्म कैपेसिटेशन क्या होता है कि ये एबिलिटी है स्पर्म की टू फर्टाइल ए ओवम। इसका टाइम क्या है, जैसे ही ये वेजाइनल कैविटी में एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद इनको स्पर्म कैपेसिटेशन मिलता है। अगर मैं बात करूं इसका टाइमिंग क्या है, तो इसका टाइमिंग है 6 to 7 आवर्स। और स्पर्म का ओवम तक पहुंचने का जो टाइम है वो है आपका 30 मिनट to 2 आवर्स। ठीक है, यानी कि जब स्पर्म में एंटर होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर, वहां पर संख्या कितनी होती है, 20 मिलियन। उसमें से भी स्पर्म कैपेसिटेशन को यहाँ मिलता है और स्पर्म कैपेसिटेशन के द्वारा ये आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, ओवम तक। अब ये फेलोपियन ट्यूब में होते हुए ओवम तक पहुंच जाते हैं। किस पार्ट पर, एम्पुलरी पार्ट। एम्पुलरी पार्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब का, वहां तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां तक पहुंचने के बाद इनको वहां ये ओवम के साथ, जो ओवम है, ओवम की जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको बोलते हैं अपन कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा जो हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है, हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है और ये उस कोरोना रेडिएटा पर जाकर के अटैच हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि कितने स्पर्म जो है ओवम तक पहुंचते हैं, तो मैं एक लाइन में बोलता हूं कि 300 से 500 स्पर्म की जो संख्या है वो ही ओवम तक पहुंच पाती है। वहां पर ये हाइलुरोनिक एसिड की जो बनी हुई जो आउटर मोस्ट लेयर है ओवम की, जो हम पढ़ चुके हैं कोरोना रेडिएटा, उसको जाकर के ये डाइजेस्ट करते हैं या उसका डिग्रेडेशन करते हैं। लेकिन ये डिग्रेडेशन करते कैसे हैं, जो स्पर्म है, स्पर्म का जो कैप होता है हेड पार्ट, उसमें एक्रोसोमियल कैप बोलते हैं इसे अपन। ठीक है, एक्रोसोमियल कैप। इस एक्रोसोमियल कैप के अंदर हाइलुरोनिकडेज एंजाइम
यानी कि ये तो कोरोना रेडिएटा हाइड्रोनिक एसिड की बनी थी और स्पर्म का जो कैप है वो बना होता है हाइड्रोलेज एंजाइम का। तो ये एंजाइम को इस कोरोना रेडिएटा के ऊपर सिक्रेट करवाते हैं, जिसकी वजह से कोरोना रेडिएटा डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, डिग्रेड हो जाती है तो उसके बाद ये स्पर्म जो है वहां से एंटर कर जाते हैं ओवम के अंदर। ठीक है, यहां से ये क्या करते हैं, ये एंटर कर जाते हैं ओवम के अंदर। अब बात आती है कि एंटर तो कर गए, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि जब ये एक स्पर्म जब एंटर करता है ओवम के अंदर तो वहां पर जो उसकी रिमेनिंग जो लेयर है वो ऊलिमा बना लेती है। जो कैसी है, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद जो जोना पेलिसुडा है ये ऊलिमा बना लेती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि यह एक से ज्यादा स्पर्मों को एंटर नहीं होने देती, केवल एक स्पर्म को एंटर होने देती है। अगर कोई जिस जगह पे, जैसे मान लो ये आपका ओवम है, इसके ऊपर ये कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, अगर यहां पर कोई स्पर्म एंटर हुआ और यहां से इसने इसको डिग्रेड किया, डिग्रेड करने के बाद ये यहां से एंटर हो गया, लेकिन अगर कोई और दूसरा स्पर्म इसी जगह पर आके एंटर होने की कोशिश करेगा तो ये जो ना पेलिसुडा है, ये ऊलिमा, इसको अपन बोलते हैं फर्टाइल मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, जो क्या करती है, अदर दूसरे स्पर्म को रोकती है उसमें एंटर होने। क्लियर? अब हाइड्रोनिक जो एसिड है जो किसमें पाया जाता है, कोरोना रेडिएटा में, इसीलिए इस एक्रोसोमल कैप में कौन सा एंजाइम था, हाइड्रोनिक एंजाइम, जिसने इसको डिग्रेड कर दिया कोरोना रेडिएटा को और ये एंटर कर गया। एंटर करने के बाद ये कहां पहुंचता है, पेरीवेटेलाइन स्पेस। क्लियर? ये कहां पहुंचा, पेरीवेटेलाइन स्पेस, जो ओवम का जो स्पेस होता है, ओवम की जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी कोरोना रेडिएटा है, ये जोना पेलिसुडा, ये पेरीवेटेलाइन स्पेस। ठीक है, और ये यहां पर पहुंच जाते हैं। पेरीवेटेलाइन स्पेस में पहुंचने के बाद वहां से जो मेन ओवम मेम्ब्रेन है, ओवम की जो मेन मेम्ब्रेन होती है उसको नाम होता है वेटेलाइन मेम्ब्रेन, और ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन में एंटर हो जाते हैं। केवल स्पर्म का हेड और नेक पार्ट ही एंटर होता है वेटेलाइन मेम्ब्रेन में। तो कैसे, यहां से समझ में आ गया, कोरोना रेडिएटा डिग्रेड हो चुकी, डिग्रेड होने के बाद कोरोना रेडिएटा जो है डिग्रेड हुई, डाइजेस्ट, उसके बाद स्पर्म कहां एंटर हुए, पेरीवेटेलाइन स्पेस में। ठीक है, ये पेरीवेटेलाइन स्पेस में एंटर हुए, एंटर होने के बाद यहां से जो मेन ओवम मेम्ब्रेन का नाम क्या था, आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, ये यहां पर एंटर हो जाते हैं और यहां पर इसका ओनली हेड नेक पार्ट ही एंटर होता है। बॉडी पार्ट है वो इसका यही इस स्पेस में ही रह जाता है। जैसे ही ये स्पेस में एंटर हुए मेन मेम्ब्रेन में, वेटेलाइन मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर हुए, तो वहां पर इनको फीमेल प्रोन्यूक्लियस मिलते हैं, जो किसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम, फीमेल क्रोमोसोम, और वहां पर ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हमने नाम दिया जाइगोट। आई बात समझ में? कैसे, देखो, जैसे स्पर्म
स्पर्म जैसे ही वेजाइनल ट्रैक में एंटर हुआ, एंटर होने के बाद वहां से इसको स्पर्म कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा ये मूवमेंट करता हुआ ओवम तक पहुंच जाता है। एम्पुलरी पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां तक पहुंचने के बाद ये वहां पर ओवम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, उसको डिग्रेड कर देंगे थ्रू द एक्रोसोमल कैप में। एक्रोसोमल कैप से हाइलोनिक जो एंजाइम है उसका सिक्रेशन करते हैं कोरोना रेडिएटा की साइड पे, और वहां से उसको डिग्रेड कर देते हैं। उसके बाद ओवम एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद जैसे ओवम एंटर करता है, एंटर करने के बाद यही आगे जाकर के ये एंटर होता है कहां पर, पेरीवेटलाइन स्पेस में। वहां पर एंटर होने के बाद ये वापस एंट्री लेता है किसमें, जो ओवम की मेनली होती है उसको बोलते हैं वेटलाइन मेम्ब्रेन। ओनली हेड और नेक पार्ट ही जाते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, बाकी का जो पार्ट है वो स्पेस में ही रह जाता है। ठीक है, आगे चलो फिर ये नेक पार्ट वहां जाकर के इनको फीमेल प्रोन्यूक्लियोस मिलते हैं और ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार से, जैसे ये फीमेल प्रोन्यूक्लियोस और ये मेल न्यूक्लियस, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको अपन ने नाम दिया जाइगोट। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अपनी एम्ब्रियोलॉजी की एक जो पहली जो डेफिनेशन उसको क्लियर किया अपन ने, फर्टिलाइजेशन, यहां हुआ आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं क्लीवेज की। क्लीवेज का हिंदी में मतलब होता है विभाजन होना या टूटना। ठीक है, कैसे, क्लीवेज का जो बेसिक जो मतलब है हिंदी में मतलब होता है इसका टूटना या विघटन होना। ओके, विघटन या विभाजन। अब जैसे जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद ये आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और जाइगोट आपका कौन से डेज बनना मैं बता देता हूं। अगर कोई पूछता है एलएमपी से तो 15 डेज, और पूछता है ओवुलेशन से तो 0 डेज या 1 डेज। कंफ्यूज मत होना, दोनों आंसर, ये तीनों आंसर राइट है। आपको क्वेश्चन में देखना है कि वो हमसे किस डेज से पूछता है। एलएमपी से पूछता है तो 15 डेज, और ओवुलेशन से पूछता है तो 0 डेज या 1 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे जाइगोट। अब जाइगोट से आगे की प्रोसेस है उसको अपन ने नाम दिया क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है विघटन या टूटना। अब जैसे ही जो ये जाइगोट है, अब ये जाइगोट आगे जाकर के 2 सेल स्टेज, यानी कि ये जाइगोट आगे जाकर के वापस से विभाजित होता है और 2 ब्लास्टोमियर बनाता है। दो सेल में डिवाइड होता है, उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। और दोनों ब्लास्टोमियर सेल फ्लूइड एंड कंटेंट के एवरेजन इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये जाइगोट है, ये जाइगोट आगे जाकर के ये इस प्रकार से 2 सेलों में डिवाइड हो गया, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, उसके बाद 2 सेल स्टेज, ये आपकी कब होती है, 30 आवर्स पे। ओके, आगे अपन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी 4 सेल स्टेज, यानी यही ब्लास्टोमियर जो जाइगोट है वो आपका आगे जाकर 4 सेल स्टेज बना लेता है, जो आपकी होती है 40 से 50 आवर्स में। ओके, फिर यही आगे जाकर के 8 सेल स्टेज बना लेता है, जो आपकी होती है 60 आवर्स पे। ठीक है, फिर यही 8 सेल आगे चल करके 12 सेल बना लेती हैं, 12 सेल स्टेज बना लेती हैं, जो आपकी होती है 72 आवर्स पे। और यही 12 सेल स्टेज आपकी आगे चल करके 16 सेल स्टेज बना लेती हैं। अब यहां तक 16 सेल स्टेज बन गया। ठीक है, यहां तक की जो प्रोसेस है
और कहां से लेकर के, फर्टिलाइजेशन से लेकर के यहां तक की प्रोसेस आपकी फैलोपियन ट्यूब में अकर होती है। यानी कि जैसे जैसे जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद यह थ्रू द सीलिया जो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा मूवमेंट करता हुआ आगे यूट्राइन कैविटी की तरफ बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते ये इस प्रकार से क्लीवेज बनाते हैं। इन क्लीवेज का मतलब होता है विघटन या विभाजन। जैसे पहले 2 सेल स्टेज बनी, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल, फिर 12 सेल, फिर 16 सेल स्टेज बनी। और 16 सेल स्टेज आपकी बनती है 4th डे या 96 आवर्स। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं टाइम बता रहा हूं, ये टाइम जो है वो आपका टाइम ओवुलेशन से टाइम है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आरए के एमएससी में क्वेश्चन आया था, मोरूला शुड बी फॉर्म, टाइम पूछा गया था, उसने यहां से ना पूछ करके एलएमपी से पूछ लिया कि एलएमपी से तो कितना टाइम हुआ, एलएमपी से 15 + 14 19 से 20 दिन। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दोनों इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपसे टाइम पूछ लिया ओवुलेशन से तो कितना 4th डे, और एक टाइम पूछ लिया आपको एलएमपी से तो कितना है 20 दिन। एग्जैक्ट आंसर कोई पूछे तो आपको बताने हैं 20 डेज। ठीक है, आवर्स पूछे तो 96 आवर्स। ठीक है, इसके इस पूरी प्रोसेस को जैसे इस कहां से स्टार्ट हुई थी, जायगोट से लेकर जायगोट तक आपकी कौन सी स्टेप खत्म हो गई थी, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद स्टार्ट क्या हुई आपकी क्लीवेज, और क्लीवेज की जो यहां से जायगोट से लेकर के 16 सेल जो स्टेज की जो प्रोसेस है, इसको अपन ने नाम दिया क्लीवेज। आपकी एम्ब्रियोलॉजी की सेकंड टॉपिक है वो क्लियर होता है यहां पर। क्लीवेज क्या है, यानी कि सेलों का टूटना आपस में और इंप्रूवमेंट करना या उनका सेल का विघटन होना, डिवीजन होना, वो आपका क्या कहलाया, क्लीवेज। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि 16 सेल स्टेज को बोलते हैं, इस सेल स्टेज का नाम दिया अलग से, इसको बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। ठीक है, यूटेराइन कैविटी में कोई पूछ ले कि एंटर कौन सी स्टेज होती है, तो वो यही स्टेज है, मोरूला स्टेज फॉर्म ही यूटेराइन कैविटी में एंटर होती है। और यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये 3 दिन तक, इस जायगोट ने 3 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल किया। ट्रेवल करने के बाद ये 4th डे कहां पहुंचा, यूटेराइन कैविटी में। किस फॉर्म में पहुंचा, मोरूला फॉर्म में पहुंचा। आई बात समझ में। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट है अपना जो थर्ड अपना टॉपिक है वो है मोरूला। अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मोरूला होता क्या है। ठीक है, आगे एम्ब्रियोलॉजी के अपने 2 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, फर्टिलाइजेशंस एंड क्लीवेज। उसके बाद जो अपना थर्ड टॉपिक आता है वो है अपना मोरूला। ठीक है, मोरूला के सम्मान में 2-3-4 लाइनें याद रख लेना। सबसे पहली लाइन कि ये 16 सेल स्टेज फॉर्म में, कितनी 16 सेल स्टेज फॉर्म में बनती कब है, 4th डे, कब से लेकर के ओवुलेशन से, फ्रॉम ओवुलेशन, और 20 डेज कहां से, एलएमपी से। ठीक है, अगर कोई टाइम पूछे हावर्स पूछ ले तो आपको कितने बताने, 96 आवर्स। ठीक है, उसके बाद 16 सेल स्टेज आ गई। उसके बाद सेकंड इसके बारे में क्या है, ये बन जाता है 4 डे। और यही स्टेज जो है, यही स्टेज एंटर होती है आपकी यूटेराइन कैविटी के अंदर। ठीक है, यूटेराइन कैविटी के अंदर यही स्टेज आपकी एंटर होती है। उसके बाद जैसे ही ये एंटर होती है और इसकी जो मोरूला की जो आउटर कवरिंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं जोना पेलिसुडा, क्योंकि हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि फर्टिलाइजेशन के दौरान कोरोना रेडिएटा ही डिग्रेड होती है, जोना पेलिसुडा डिग्रेड नहीं होती। इस जोना पेलिसुडा का काम होता है, स्पेशल काम है कि ये जो है आपकी जोना पेलिसुडा जो है, जो जायगोट है, जैसे जैसे 3 तक ट्रेवल करता है इस पर, कहां से, फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब से और इसको यूटेराइन कैविटी तक लाते टाइम कहीं और जगह ये इम्प्लांट नहीं हो जाए, इसका ये काम होता है जोना पेलिसुडा का। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ी सी बात है मोरूला के बारे में। अब ये सेल स्टेज आपकी कहां एंटर हो गई, यूटेराइन कैविटी में।
आपकी थर्ड जो हेडिंग थी, टॉपिक था, वो अपना क्लियर यहाँ तक मोरूला स्टेज होती क्या है। ओके, अब अपन बात करते हैं आगे, बात करते हैं जोना पेलिसोडा के बारे में। ठीक है, जोना पेलिसोडा, जोना पेलिसोडा है, इसके बारे में सबसे पहली बात, ये 5th डे डिसअपियर हो जाती है। कैसे देखो, जैसे आपका ये मोरूला है, ठीक है, और इसमें ये 16 सेल बनी हुई है। ओके, अब ये जो मोरूला है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है आपकी जोना पेलिसोडा, इसके अंदर फ्लूइड सिक्रेशन होते हैं। फ्लूइड सिक्रेशन के बाद जो इसको डिग्रेड कर जाते हैं, और ये यहाँ से जो स्टेज है आपकी 16 सेल जो स्टेज है वो यहाँ से निकल करके बाहर आ जाती है। यानी कि ये वाली जो आपकी जोना पेलिसोडा है वो 5th डे पर डिसअपियर हो जाती है जोना पेलिसोडा, क्योंकि इसका फंक्शन एक ही था कि इस जाइगोट को एबनॉर्मल साइट पर इम्प्लांट नहीं होने दे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही जोना पेलिसोडा डिसअपियर होती है, उसके बाद ये मोरूला की जो स्टेज है वो चेंज हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट में। कैसे देखो, ठीक है, अब ये जो आपकी मोरूला स्टेज है वो आगे जा करके इस प्रकार से ब्लास्टोसिस्ट बना लेती है। ये ब्लास्टोसिस्ट बना लेती है। इसकी आउटर कवरिंग थी जो जोना पेलिसोडा, वो अपने जो डिसअपियर हो चुकी है। ठीक है, इससे ब्लास्टोसिस्ट यानी कि आपका 4th टॉपिक जो था जोना पेलिसोडा वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, यानी कि जोना पेलिसोडा के डिसअपियर होने के बाद जो प्रोसेस आती है वो है आपकी कौन सी, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या है कि इसके इनसाइड ठीक है, अब इसके आउटर साइड तो क्या था, जोना पेलिसोडा डिसअपियर हो चुकी है। अब जैसे ही मोरूला बना था तो मोरूला में सेल कितनी थी, 16 सेल स्टेज। अब ये 16 सेल स्टेज क्या करती हैं, इनमें आपस में सेल डिफरेंशिएशन होता है। इसमें कुछ सेलें अलग दिखने लग जाती हैं, कुछ सेलें अलग दिखने को लग जाती हैं, जिसको अपन बोलते हैं सेल का डिफरेंशिएशन। यानी कुछ सेलें अलग अलग साइड जाकर के अरेंज हो जाती हैं और कुछ दूसरी साइड जाके अरेंज हो जाती हैं। तो जैसे इस मोरूला का जोना पेलिसोडा डिसअपियर होने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। इस ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है इसको अपन बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन ICM, यानी कि इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, और इसको बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में अपीयर होती है। उसके बाद इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको अपन ने नाम दिया ब्लास्टोसेले। ओके, इसको अपन ने नाम दिया ब्लास्टोसेले। अब होता क्या है, जैसे जैसे सेल डिफरेंशिएशन होता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट एंट्रो, यानी कि यही फॉर्म जो है आपकी एंटर होती है, यही फॉर्म आपकी इम्प्लांटेशन होती है। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म ही आपकी इम्प्लांट होती है, और इम्प्लांट यही फॉर्म होती है। ध्यान रखना चीज का कि कौन सी फॉर्म जो है इम्प्लांटेशन कराती है, कौन सी फॉर्म में इम्प्लांट होता है, वो है आपकी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म ही इम्प्लांट होती है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन से पहले ये कुछ सेल डिफरेंशिएशन करती है। जिस प्रकार से आउटर मोस्ट जो सेल है उसको अपन ने ट्रोफोब्लास्ट बोला, इनर मोस्ट सेल है उसको अपन ने इनर सेल मास बोला, और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है इसको अपन ने क्या बोला, ब्लास्टोसेले। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांट होने से पहले 2 प्रकार की सेलों से मिलकर बनी होती है। उसको एक बार देख लो एक बार। सबसे पहले जो है वो है आपकी आउटर सेल मास, और इन साइड को बोलते हैं इनर सेल मास। इस आउटर सेल मास का दूसरा नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है,
और ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आगे चल करके आपका 2 ट्रोफोब्लास्ट में डिवाइड हो जाता है। जो अपर एस्पेक्ट में होती हैं वो साइटोट्रोफोब्लास्ट बना लेती हैं, और जो इनसाइड प्रेजेंट होती हैं वो आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट बना लेती हैं। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से प्रचुर मात्रा में बीटा एससीजी का सिक्रेशन होता है जो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। साथ में इस बीटा एससीजी को अपन 7 डेज तो ब्लड में चेक कर सकते हैं, और 19 डेज 9 दिन या 90 डेज आपको ये यूरिन में असेस हो जाता है। ये इंडिकेटर है प्रेगनेंसी का, ये इंडिकेटर है प्रेगनेंसी का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से जो है वो आपकी वो स्ट्रक्चर बनती हैं जो हमको डिलीवरी के बाद बाहर फेंकनी होती हैं, जिस प्रकार से एमनियोन, कोरियोन एंड प्लेसेंटा। ओके, अब बात, ये तो आउटर सेल मास था जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोला। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर, ये भी आगे जाकर के 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर सेल होती है इस प्रकार से, जैसे मान लो ये यानी कि ये आउटर मोस्ट लेयर, इसको अपन ने नाम दिया ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इस कंप्लीट को, इस ट्रोफोब्लास्ट जो है आउटर मोस्ट, ये 2 में लेयर डिवाइड हो गया, और यहाँ इस जो आउटर मोस्ट लेयर इसको अपन नाम दिया साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इनसाइड जो है उसको अपन नाम दिया ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और इसको अपन नाम दिया ICM, इनर सेल मास। ये आपका ब्लास्टोस सेल है। इनर सेल मास से आपका एम्ब्रियो बनता है या फीटस डेवलपमेंट होता है। यहां पर अपन आ चुके हैं ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को अपन ये बता दिया कि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होने से पहले कुछ सेल डिफरेंशिएशन करता है, जिस प्रकार से ये सेल डिफरेंट हुआ, आउटर सेल मास बनाया और इनर सेल मास तैयार किया। आउटर सेल मास को क्या बोला आपने? ट्रोफोब्लास्ट बोला। वो आगे जाकर के 2 सेल डिवाइड कर लिए उसने, सिंसाइटो और साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंसाइटो से क्या होता है सीक्रेट? बीटा एससीजी क्वेश्चन पूछा गया है। बीटा एससीजी कहां से सीक्रेट होता है? सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, ये पूछ ले कि कोरियोन, एमनियोन और प्लेसेंटा किस ट्रोब्लास्ट से डेवलप होती है, वो आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसको 7 दिन में असेस करते हैं ब्लड में, और 9 डेज में असेस कर लेते हैं इसको यूरिन में। ओके फ्रेंड, अपन अब आगे चलते हैं। जो अपना लास्ट टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी का, वो है अपना इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन से पहले अपन पढ़ेंगे एंडोमेट्रियम के बारे में, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसकी एंडोमेट्रियम को अपन डेसिडुआ बोलते हैं। क्या? डेसिडुआ। यानी कि डेसिडुआ के बारे में अपन पढ़ते हैं, और डेसिडुआ के साथ में ही अपन कर लेंगे इम्प्लांटेशन साथ में इसके। ठीक है, ओके। डेसिडुआ जो है, मैं एक लाइन बोलूं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी जो है, उसकी एंडोमेट्रियम को ही अपन क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। प्रेग्नेंट लेडी की एंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ बोला जाता है। और ये आगे जाकर के डेसिडुआ के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया एंडोमेट्रियम को। सबसे पहले देखो, ठीक है, डेसिडुआ के आधार पर इसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया। मैं बोलता हूं, मैं इम्प्लांटेशन के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया डेसिडुआ को। कैसे? जिस प्रकार से ये मोरुला स्टेज यहाँ आई, उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट आया, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर आकर के अटैच हुआ, यानी कि वो जिस एरिया पर अटैच हो रहा है, या मैं बोलूँगा जिस एंडोमेट्रियम की सरफेस को कवर कर रहा है, ये सरफेस, ये वाली जिस सरफेस को कवर कर रहा है, या जिस एरिया पर अटैच है, या जो संपर्क में आया है एंडोमेट्रियम का वह भाग, उसको अपन ने नाम दिया डेसिडुआ वेजालिस। डेसिडुआ वेजालिस। ठीक है, उसके बाद
एंडोमेट्रियम इसको कुछ कवर करके उसको कवर कर लेती है, इसको कैप्सूल फॉर्म में इसको ऐसे कवर कर लेती है ब्लास्टोसिस्ट को, और जो कवर किए हुए हैं इसको अपन ने नाम दिया डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ठीक है, अब इसके 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया एंडोमेट्रियम को, जो संपर्क में आया है, जब जो ब्लास्टोसिस्ट के संपर्क में आई है एंडोमेट्रियम, उसको अपन ने नाम दे दिया डेसिडुआ वेजालिस, और जो इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर करके रखती है एंडोमेट्रियम, उसको अपन ने नाम दे दिया डेसिडुआ कैप्सुलरिस, जो कैप्सूल फॉर्म में रखती है, और बाकी की जो रिमेनिंग एंडोमेट्रियम है उसको अपन ने नाम दिया डेसिडुआ पैरावेटिलिस। ठीक है, यानी कि इस डेसिडुआ वेजालिस का सेकंड नाम और होता है, इसको बोलते हैं सीरोटिना, और इसका भी नाम होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। आई बात समझ में? इसको अपन ने डिवाइड किया आगे जाकर के कि इस डेसिडुआ को अपन डिवाइड किया अपन ने 3 भागों में। इस जो कवर कर, जो इस एंडोमेट्रियम से जो और ब्लास्टोसिस्ट दोनों के जिस प्रकार से कवर होता है, उस एरिया को अपन ने नाम दिया क्या, डेसिडुआ वेजालिस या सीरोटिना, और इस कवर करता है इसको अपन नाम दिया डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और रिमेनिंग जो लेयर है उसको अपन ने नाम दिया डेसिडुआ वेरा, डेसिडुआ पेरिटेलिस। ठीक है, अब इसी में अपन देखते हैं कि इसका इम्प्लांटेशन कैसे होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है या किस प्रकार से होता है, कौन सी प्रोसेस है इसका द्वारा इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। देखो, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म इस एंडोमेट्रियम के जस्ट अपोजिट या सामने आती है, जैसे ही मान लो ये मरूला, ये यहां से ब्लास्टोसिस्ट जस्ट इसके अपोजिट आ गई, इसको ये जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम भी होता है नाइडेटेशन। नाइडेशन इसको अपन जो है, इसको अपन सेकंड नाम से भी जानते हैं नाइडेशन। एग्जाम में पूछ ले, इम्प्लांटेशन ना दिया और ये दे रखा हो नाइडेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इम्प्लांटेशन को ही इसका दूसरा नाम है नाइडेशन। ठीक है, जैसे ही जो ब्लास्टोसिस्ट है एंडोमेट्रियम के अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो इसको अपन बोलते हैं अपोजिशन। ठीक है, ये इसकी पहली स्टेप है इम्प्लांटेशन की, और जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट इसको टच करती है या इस एंडोमेट्रियम पे आकर के अधेयर हो जाती है, चिपक जाती है एंडोमेट्रियम से, इसको अपन ने नाम दिया एडेशन। उसके बाद कुछ इसका भाग जिसमें एंटर हो जाता है, जिस प्रकार से इसमें इनपेंटिस हुआ, यानी कि जैसे इसमें आधा दसा हुआ है, आधा और इस प्रकार से पेंटेड हुआ, इसको स्टेप को अपन ने नाम दिया पेनिट्रेशन। यानी कि जो क्या हुआ कि ये एंडोमेट्रियम में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इससे हाफ जो है पेंटेड कर चुका है एंडोमेट्रियम में, और जब ये कंप्लीटली एंडोमेट्रियम में इन्वेड हो जाता है या उसमें कंप्लीट कवर अप हो जाता है, उसको बोलते अपन क्या, इन्वेजन। आपकी इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी जो है इन 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप का नाम था अपोजिशन, जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अपोजिट आया था। सेकंड है अडेशन, जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ था एंडोमेट्रियम से, उसको अपने नाम दिया अडेशन। और पेनिट्रेशन, जब ब्लास्टोसिस्ट जिसमें थोड़ा बहुत मात्रा में पेनिट्रेट कर चुका एंडोमेट्रियम, उसको अपना नाम दिया पेनिट्रेशन। और लास्ट है इन्वेजन। ये थी आपकी एम्ब्रियोलॉजी इम्प्लांटेशन के टाइम तक। ठीक है, इसके बाद कुछ इसमें डाटा है जो आप ध्यान रखना। इम्प्लांटेशन कब होता है? इम्प्लांटेशन स्टार्ट तो होता है आपका 6 से 7 दिन पर या 6 to 7 डेज, और कंप्लीट होता है आपका 10 से 11 दिन पर। ओके, स्टार्ट कब हुआ? 6 से 7 दिन। कंप्लीट कब हुआ? 10 से 11 दिन। किस टाइप का होता है इम्प्लांटेशन, ये ध्यान रखना। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, ध्यान रखना इसका। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है किस प्रकार का होता है इम्प्लांटेशन। और लास्ट ये है इसकी साइट। इम्प्लांटेशन की साइड कौन सी है? तो वो है पोस्टीरियर अपर सेगमेंट, पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर सेगमेंट
ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव बॉल मैं यहाँ दिखाऊंगा इस प्रकार से कि जो बॉल है उस पर इस प्रकार से होता है इम्प्लांटेशन। मान लो कि ये एंट्री है पोस्टीरियर है इस प्रकार से, ठीक है, पोस्टीरियर बॉल पे अपर सेगमेंट पे, ठीक है, उसका होता है इम्प्लांटेशन। ये है आपका इम्प्लांटेशन जो यहाँ कंप्लीट होता है, यहाँ से आप यहाँ तक आपकी एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट होती है इम्प्लांटेशन तक। इसके बाद जो अपन स्टडी करेंगे अपन इसको एक फ्लो डायग्राम में भी इसको समझ लेंगे, ठीक है, इसको अपन एक फ्लो डायग्राम के द्वारा और समझेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी में कौन सी स्टेप कब होती है, कौन सी स्टेप कब होती है, किस प्रकार से स्टेप क्या होती है, कौन कब इम्प्लांटेशन होता है। अब अपन वही चीजें जो है आपकी एम्ब्रियोलॉजी फ्लो डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि कैसे ट्रेवल करता है और किस प्रकार से ये इम्प्लांटेशन क्रिएट होता है, ठीक है। सबसे पहले ये बात देखो, ये ओवम है, इसके अंदर इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कोरोना रेडिएटा है, जो अपन प्रीवियस क्लास में मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ कि कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट कौन सी, इनसाइड कौन सी है, ठीक है। उसके बाद ये जो ना पेनिसुला, ये वेल्टाइन मेम्ब्रेन और ये आपकी सॉरी ये मेन मेम्ब्रेन है आपकी। उसके बाद ये स्पेस है। अब जैसे ही ओवेरी में से ओम रिलीज हुआ, ओम रिलीज होने के बाद कहाँ आया, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब से ये कहाँ पहुंचा, एम्पुलरी पार्ट, ठीक है। और एम्पुलरी पार्ट में क्या प्रेजेंट है, स्पर्म है, ठीक है। अब स्पर्म जो है, अब मैं इसी टाइम को यहाँ देखो, आप जैसे ही स्पर्म ओवम के पास पहुंचते हैं और इसी स्पर्म का ओवम के पास पहुंचने के दौरान एक वो होती है रिएक्शन को बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन, जिसका नॉर्मल टाइमिंग जो होता है कैपेसिटी होता है 6 से 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स। और स्पर्म का ये वेजाना से लेकर के फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओवम तक पहुंचने तक का टाइम होता है 30 मिनट से 2 आवर्स, ठीक है। अब जैसे ये पहुंच जाते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद जो कोरोना रेडिएटा है उस पर आकर के अटैच होते हैं और ये इस कोरोना रेडिएटा को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो कोरोना रेडिएटा है ये आपकी हाइड्रोनिक एसिड की बनी होती है और इसी एसिड की वजह से, और जो स्पर्म का जो एक्रोसोमल कैप होता है, अपन स्पर्म और ओवम की स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक्रोसोमल कैप में क्या होता है, हाइड्रोनिक एसिड होता है, वो इस कोरोना रेडिएटा को डिग्रेड कर देता है और डिग्रेड होने के बाद ये स्पर्म यहाँ एंटर हो जाते हैं, ठीक है। स्पर्म कहाँ एंटर होते हैं, पेरीवेटलैंड स्पेस में। वहां से जाकर के ये वापस जो मेन मेम्ब्रेन है ओवम की आपकी, वो कौन सी है आपकी, वेटलैंड मेम्ब्रेन, वहां जाकर के ये एंटर हो जाते हैं। केवल हेड और नेक पार्ट ही एंटर होते हैं, बाकी जो बॉडी पार्ट टेल पार्ट है वो यहीं पर ही रह जाते हैं वेटलैंड स्पेस में। जैसे ही एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद वहां पर इनको फीमेल प्रोन्यूक्लियस मिलते हैं और वहां जाके उनसे फ्यूज हो जाते हैं और वहां पर बनाते हैं क्या, ये जाइगोट, यानी कि मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन होना ही आपका क्या कहलाया, जाइगोट, या किसने क्या बनाया, आपके जाइगोट। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन, ओके। ये जो प्रोसेस है जाइगोट का बनना या फर्टिलाइजेशन जो कब होता है, अगर मैं एलएमपी से बात करूं तो 15 डेज, और अगर मैं वैसे बात करूं ओवुलेशन से तो वो है आपका 1 डे या 0 डेज, ओके। उसके बाद इसके बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद इसमें जो प्रोसेस होती है वो होती है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है विघटन या विभाजन। जैसे जैसे डेज आवर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो सेल है जाइगोट अपने अंदर 2 ब्लास्टोमियर को पहले जन्म देता है, इसको बोलते हैं 2 सेल स्टेज। कितने आवर्स पे, 30 आवर्स पे। 4 सेल स्टेज 40 से 50 आवर्स पे। 8 सेल स्टेज 60 आवर्स पे। 12 सेल स्टेज 72 आवर्स पे। एंड लास्ट ये सारे जो 12 सेल स्टेज है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है कहां तक, फेलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। और जैसे ही फेलोपियन ट्यूब तक कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बनती है फॉर्म एक मोरूला, जो कब बनती है 96 आवर्स पे, 4th डेज। इसमें सेल कितनी होती है, 16 सेल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। मोरूला फॉर्म ही फेलोपियन ट्यूब से एंटर करती है यूट्राइन कैविटी में। आई बात समझ में, मोरूला फॉर्म ही एंटर करती है। ये यहां से लेकर के फर्टिलाइजेशन से लेकर के 3 दिन की प्रोसेस है इस फेलोपियन ट्यूब को, यानी कि इस जाइगोट को 3 दिन लग जाते हैं फर्टिलाइजेशन से लेकर के और यूट्राइन कैविटी तक आने में। आई बात समझ में। उसके बाद इसने क्या बनाया, मोरूला। मोरूला के जो आउटर साइड मैंने यहां बताया था केवल कोरोना रेडिएटा डिग्रेड हुई है, जोना पेनिसुला एज इट इज है, ये भी डिग्रेड नहीं हुई है। इसकी डिग्रेड ना होने का एक कारण है कि इसका मेन रोल होता है कि इस जाइगोट या इस क्लीवेज के दौरान
इसका इम्प्लांटेशन कहीं एबनॉर्मल साइड पर ना हो जाए फैलोपियन ट्यूब में, ये इसका फंक्शन है जोना पेलिसुडा का। लेकिन जैसे ही मोरुला फॉर्म एंटर होती है, मोरुला फॉर्म आते ही यूट्राइन कैविटी में जोना पेलिसुडा के अंदर जोना हैचिंग होती है, जिसमें फ्लूइड सीक्रेट होता है, और ये जोना हैचिंग के द्वारा जो जोना पेलिसुडा है वो आपकी डिसअपियर हो जाती है। ये आपकी होती है 5th डे, ठीक है, 5th डे। 5th डे किसके? ओवुलेशंस के। मैं बात करूं LMP से तो 20 डेज, आई बात समझ में। उसके बाद जैसे ही ये जोना पेलिसुडा डिसअपियर होती है, डिसअपियर होने के बाद ये एक इसके इनसाइड जो स्ट्रक्चर है वो बनती है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनती है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म ही इम्प्लांट होती है एंडोमेट्रियम में, ठीक है। लेकिन इम्प्लांट होने से पहले ब्लास्टोसिस्ट अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चर को जन्म देती है, या कुछ सेल डिफरेंशियल होता है कि कुछ स्पेशल सेल इस साइड में अरेंज हो जाती हैं और कुछ साइड में अरेंज हो जाती हैं, जिसको वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको अपन बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर मास सेल है वो इस प्रकार से होता है, अरेंज होता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसेल। आई बात समझ में। इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ट्रोफोब्लास्ट से आपका 2 सेल जन्म लेती है, मैं पहले बता चुका हूं, साइटो एंड सिनसाइटोट्रोब्लास्ट लेती है। सिनसाइटोट्रोब्लास्ट से आपका बीटा एसिड सीक्रेट होता है, और साइटोब्लास्ट से आपका कोरियन, एम्ब्रियोन एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। इनर सेल मास से आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद यही ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म है जो इम्प्लांटेशन हो जाता है इसका एंडोमेट्रियम या डेसिडुआ के अंदर। ये था आपका कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो ये एम्ब्रियोलॉजी है आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो चुका है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म का। इस यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार इनकी टाइमिंग पूछी जाती है कि सावर्स पे कौन सी स्टेज डेवलप होती है, ठीक है। इसके बाद जो अपन यहाँ तक अपनी खत्म हो जाती है एम्ब्रियोलॉजी। अपन बात करते हैं, इससे आगे अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी बात करेंगे अदर टॉपिक के बारे में, जो वहां से कहाँ से स्टार्ट होगा आपका ब्लास्टोसिस्ट क्या है इसके बारे में, और उसके बाद जर्म लेयर क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपका टॉपिक खत्म होता है एम्ब्रियोलॉजी। थैंक यू फॉर टेक अ क्लास।